नमस्कार। मैं विवेकानंद श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले 7 सालों से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और जेएनयू से ही मैंने एमफिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। यह जो मेरा संक्षिप्त विवरण जो मैंने दिया वह इसलिए दिया कि आज का जो विषय है व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम द इज़राइल एंड हमास वॉर, इसका संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है और हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक ये सारी जो भी पॉलिसीज़ है इनके संदर्भ में ही भी है। इसलिए मैंने यह जो संक्षिप्त है विवरण दिया है। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई है, इसके पीछे का जो कारण है वो 7 अक्टूबर को हमास के जो आतंकवादी है एक बड़ी संख्या में जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ से वे इज़राइल में घुस गए और वहाँ पे इज़राइल में उन्होंने एक आतंक और एक माहिम का एक जो है वातावरण बनाया। वहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में उन्होंने मारा, महिलाओं का बलात्कार किया, बच्चों के गले रेते और कई सारे लोगों को घर में घुसकर मारा, पॉइंट ब्लैंक शूटिंग की और साथ ही में कुछ लोगों को, एक अच्छे खासी संख्या में लोगों को बंधक बना करके वो गाज़ा स्ट्रिप में लेकर गए। उसके विभत्स वीडियोस भी हमने देखे हैं और उसके जो भी उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वैश्विक स्तर पर वह भी हमने सुनी है। और मैं इसलिए ये अरब इज़राइल इसके बीच में ये वाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है और ये गाज़ा स्ट्रिप क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, इसके संदर्भ में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब से ये 7 अक्टूबर से जब से ये घटनाएं सामने आई, ये वीडियोस सामने आए, हमने सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम जो टीवी मीडिया है, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में अनेक सारी चर्चाएं हमने सुनी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमें उस युद्ध के संदर्भ में या फिर इज़राइल और अरब देशों के बीच में क्या वाद है, पैलेस्टाइन क्या है, इज़राइल क्या है, इस संदर्भ में हमने खूब चर्चाएं सुनी है। तो मैं इस सारी चर्चाओं के विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कुछ हाल ही में जो घटना वहाँ पर घटी है उसका जिक्र करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 17 अक्टूबर को अल अहाली हॉस्पिटल जो गाज़ा स्ट्रिप में है वहाँ पर एक मिसाइल अटैक हुआ और वहाँ पे कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पर चली गई। अब इमीडिएटली अगर हम देखें तो जितने भी अरब राष्ट्र है और वैश्विक स्तर पे जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने एक क्षण भी गवाए बिना ये घोषित कर दिया कि यह जो युद्ध है, यह जो अटैक है वो इज़राइल ने गाज़ा में जो गाज़ा स्ट्रिप में जो स्थित अल अहली जो हॉस्पिटल है उस पर किया है। और इसके लिए जो पहले का जो नैरेटिव था, जो विमर्श था कि जिस प्रकार की विभत्स वीडियो देखे गए थे, जिस प्रकार से अत्याचार, महिलाओं के बलात्कार, उनको बंधक बनाकर ले जाना, बच्चों के गले रेतना और जो निरपराध नागरिक है जिनका अरब इज़राइल इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से कोई संदर्भ नहीं है, वो छोटे छोटे गाज़ा स्ट्रिप के आसपास जो किबुत्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे गांव हम कह सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग, खेती करने वाले लोग और एक खुशहाल ज़िंदगी मेहनत करके बिताने वाले लोग जो थे, उनको बेरहमी से मारा, उनका कत्ले आम किया। उनमें से बहुत सारे लोगों को 200 से ज़्यादा, कुछ आंकड़े जो है 250 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बंधक बना करके वो गाज़ा स्ट्रिप में ले गए हैं। ये सारी जो चीज़ें हुई थी इस संदर्भ को, इन सब वीडियो को देखकर, इन सारी घटनाओं को देख करके एक वैश्विक स्तर पे हमास और ये जो इस्लामिक जिहाद है गाज़ा स्ट्रिप में है और अन्य सारी जगह पे भी है, उसके खिलाफ जो है एक प्रकार की प्रतिक्रियाएं, एक प्रकार का विमर्श जो है वैश्विक स्तर पर चल रहा था। लेकिन गाज़ा स्ट्रिप में ये जो अल अहाली हॉस्पिटल है उसमें 17 अक्टूबर को जो मिसाइल अटैक हुआ उसकी वजह से अब सारा जो नैरेटिव है वो शिफ्ट हो करके उसकी सारी जो जिम्मेदारियां जो है वो इज़राइल पर अभी लादी जा रही है। इज़राइल को दोषी ठहराया जा रहा है और वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं कि अनेक जगह पे ये इज़राइल का जो है ये जो अटैक है ये अमानवीय है, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हुई हमें वैश्विक स्तर पे दिखाई देती है।
इस बात को लेकर के मेरा यह मानना है कि यह अटैक इज़राइल ने बिल्कुल नहीं किया है। इज़राइल हॉस्पिटल पे क्यों अटैक करेगा? मोर ओवर जो IDF मतलब इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के लोगों ने इसके प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं कि ये जो मिसाइल जो था वो हमास के जो टेररिस्ट है, हमास के टेररिस्ट नहीं, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ऑफ पैलेस्टीन करके जो वहाँ पर एक और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये याद करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर गली हर एक कूचे में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती है ये इस्लामिक देशों में। यह इसके प्रमाण हमारे सामने है ही। तो जो IDF के जो लोग हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने इसके प्रमाण दिए हैं कि ये जो इस्लामिक जिहाद के जो टेररिस्ट है वो इज़राइल पर मिसाइल अटैक करना चाहते थे, लेकिन उसका प्रिसिशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बिल्ट मिसाइल्स है नहीं। तो वो इस प्रकार से उसने अपनी सही दिशा में नहीं चला गया और वो मिस फायर होकर के वो हॉस्पिटल के आसपास के परिसर में जाके गिरा, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसको यह मानने के कारण भी है, क्योंकि अगर हम देखें ये जो हमास ने जो अटैक किया, जिस प्रकार के कत्लेआम मचाया, और इज़राइल की एक जो इनविंसिबिलिटी मतलब इज़राइल को हराया नहीं जा सकता है या इज़राइल को सोते हुए पकड़ा नहीं जा सकता है, वो सतर्क रहते हैं, क्योंकि उनकी सतर्कता उनके अस्तित्व से जुड़ी है। वे अगर इधर उधर हो जाए, थोड़ी असतर्क वे अगर बने, तो उनके पूरे अस्तित्व को लेकर ही खतरा है। तो इसलिए वे सतर्क रहते हैं, इनविंसिबल है ये जो नैरेटिव था वैश्विक स्तर पे। और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मोसाद, उसके बारे में हमने तो अनेक सारे जो किस्से हैं वैश्विक स्तर पर सुने हैं। इन सब चीज़ों पर ही एक प्रहार किया और ये बताने की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि इज़राइल के बारे में आप जो सोचते हैं कि वो इनविंसिबल है, उसे हराया नहीं जा सकता या उसको सोते हुए पकड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखो हम अंदर घुस गए, कैसे उनके लोगों को मारे। ये एक प्रकार का जो विमर्श है वो भी सामने लाने की जो कोशिश है वो हमास के द्वारा की गई है। तो मैं ये जो कह रहा था कि ये जो अल अहाली हॉस्पिटल पे जो भी अटैक हुआ है, उसके पीछे का कारण यह है कि जिस दिन से 7 अक्टूबर से ये हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध और संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण हुआ, हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन और बहुत सारे जो यूरोपियन राष्ट्र है, ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, ओलाफ शोल्ज जो जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के ओलाफ शोल्ज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चांसलर है, और इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, इन सभी लोगों ने अनइक्विवोकली, नो इफ नो बट, कोई किंतु परंतु किए बिना पूरी तरह से जो समर्थन है वो इज़राइल को दिया। और उन्होंने कहा कि इज़राइल और इज़राइल के लोगों, आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के पूर्ण अधिकार है, और इसलिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए वह मदद हम करेंगे। तो इस बात को लेकर के ये जो समुदाय जो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन राष्ट्रों ने घोषित कर दिया। और हमें पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बिल्कुल इमीडिएटली, सबसे फास्ट रिएक्शन हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुए हैं वो जो टेररिस्ट अटैक, बिल्कुल अनइक्विवोकल टर्म्स में कहा कि दीज आर द टेररिस्ट अटैक एंड आई एम शॉक्ड एट दिस अटैक्स। और हमारी संवेदनाएं इज़राइल और इज़राइल के लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं, ये बताया था। ये 17 अक्टूबर के एक दिन पहले जो बाइडेन जो है वो इज़राइल में आने वाले थे। इज़राइल के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे बात करते हुए वो आसपास ये जो युद्ध की परिणति जो है हमास और इज़राइल के बीच में जो भी ये जो संघर्ष का वातावरण निर्माण हुआ है, उसकी परिणति एक वैश्विक युद्ध में या फिर अरब के बृहत युद्ध में परिणति उसकी ना हो, इस दिशा से वे इजिप्ट, जॉर्डन, बाकी UAE, कतार, सऊदी अरब, इन सब देशों के जो प्रमुख हैं उन सब से भी मिलकर के इस प्रकार का एक वातावरण बनाना चाह रहे थे। लेकिन ये अल अहाली हॉस्पिटल पर अटैक होने के कारण जो बाइडेन इज़राइल में तो चले गए,
उनकी भेंट बेंजामिन नेतन्याहू से हुई और जो भी चर्चाएं हुई है वो द्विपक्षीय चर्चाएं हुई, लेकिन उनकी जो पहले की योजना थी कि सऊदी अरब, यूएई, कतार, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारे जो लेबनान, ये सारे जो देश है, इन देशों के प्रमुखों से मिलकर के एक सकारात्मक जो वातावरण इजराइल के पक्ष में बनाने की उनकी जो योजना थी वो विफल हो गई, इसलिए क्योंकि इन सारे राष्ट्रों के जो प्रमुखों ने जो बाइडेन से मिलने से मना कर दिया। तो जो हमास का या जो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो उद्देश्य था कि इजराइल को अलग थलग गिराना है, तो वो उसमें सफल होते हुए हमको दिखाई देते हैं। आपने बहुत सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनको भी सुना होगा कि ये जो कोई भी प्रोवोकेशन नहीं था, कोई भी जो इजराइल की ओर से गाज़ा स्ट्रिप में या वेस्ट बैंक में वहाँ के लोगों को लेकर, या फिर ये जो अल अक्सा मस्जिद परिसर जो है उसमें भी कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यौम किपुर नाम का उनका जो, जैसे हमारा दिवाली जैसा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, वैसे उनका यौम किपुर जो 7 तारीख को था, उसके बाद में वे अपने सेलिब्रेशंस में व्यस्त थे। तो ऐसी कोई भी घटना उनके द्वारा नहीं की गई। यह सब होते हुए भी हमास के टेररिस्ट गाज़ा स्ट्रिप से क्यों वे अंदर घुसे और उन्होंने जिस प्रकार के जो आतंक और एक बर्बरता का माहौल वहाँ पर उत्पन्न किया, क्यों किया, इसके पीछे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने जो भी उसका विश्लेषण किया है, उसकी 1-2 बातें हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं उसको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो 2020 के पश्चात ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स, मतलब ये जो सऊदी अरब है, कतार है, ये जो अरब राष्ट्र है, और इन राष्ट्रों के बीच में और इजराइल के बीच में एक समझौते बनाने के लिए जो ये अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करवाने या बनने जा रहे थे, या उसको एक सहमति बन रही थी इजराइल और ये अरब राष्ट्रों के बीच में, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी पहल महत्वपूर्ण थी। और उसमें सऊदी अरब ये अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट नहीं था, लेकिन एक अलग से जो एक समझौता है, सऊदी अरब और इजराइल का समझौता भी होने जा रहा था। उसकी चर्चाएं हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको जब भी उसका विश्लेषण हमने सुना होगा तो वह हमने सुना है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 के बाद 2023 के आते आते ये जो अरब और इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो एक अकॉर्ड्स होने जा रहे थे, इससे जो है जो पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है एक साइड में होगा, या पैलेस्टाइन का मुद्दा जो है अरब राष्ट्रों की प्रमुखता में, उनके विचार की प्रमुखता में या उनके नीतियों के प्रमुख मुद्दों में वो नहीं रहेगा। इस प्रकार का वातावरण भी बनने जा रहा था, ऐसा हमास को लगा, क्योंकि हमास जो है वो अभी मानता है या फिर वह इस कोशिश में जुटा हुआ है कि जितने भी पैलेस्टीनियन लोग हैं उनका नेतृत्व उसके पास रहे। एक कारण मैं मानता हूँ। और साथ में अगर हम देखें कि ये जो ईरान है, ईरान कई वर्षों से और अब तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का उसका प्रोग्राम जो चल रहा है, उस प्रोग्राम का डिस्ट्रक्शन जो है वह इजराइल कर सकता था। हमने देखा कि वहाँ का एक जो बहुत बड़ा जनरल था जो हमास और इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करते हुए इजराइल के खिलाफ एक वातावरण जो बना रहा था, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने उसको मार गिराया था 1-2 साल पहले। तो ये ईरान, इसलिए अभी जो भी प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है कि ये जो हमास के जो भी टेररिस्ट है उनको ईरान ने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी थी, ताकि विश्व का सारा विश्व, इजराइल और विश्व का भी जो इजराइल के मित्र राष्ट्र है, उन राष्ट्रों का भी पूरा जो ध्यान जो है वो इस विषय पर केंद्रित हो और ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि इजराइल जो जहाँ पर बसा हुआ है उसके सारे, अगर चहुँ दिशाओं में अगर आप देखें, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, ये सारे जो देश है, और तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतार, ये सारे जो देशों से वह घिरा हुआ राष्ट्र है, एक छोटा सा राष्ट्र है।
अपने अस्तित्व को अगर बचाना है तो इनमें से कोई भी अगर राष्ट्र अगर न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास आते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स अगर वो बना लेते हैं, तो फिर इज़राइल का टिक पाना वहाँ पर उस प्रदेश में असंभव है। ये हमने सब लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो यह कह रहे हैं कि ये 2 स्टेट्स इशू है। 2 स्टेट्स मतलब क्या? इज़राइल पैलेस्टीनियन लोगों को अलग राष्ट्र देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार के कोशिशें पहले हुई है। एरियल शेरॉन और उसके पहले भी जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स है उन्होंने कोशिशें की, लेकिन ये जो समझौता है या तो फिर वो यासर अराफत हुए या फिर अनेक प्रकार के उनके जो भी लीडर्स हुए हैं, इस प्रकार की जो भी समझौता होने जा रहा था, एक इज़राइल अलग राष्ट्र बनेगा, पैलेस्टीनियन जो एक स्टेट है वो अलग बनेगा, इस प्रकार की जो बातें हैं उसको उन्होंने नकार दिया था। मतलब इसका स्वीकार करने के लिए पैलेस्टीनियन लोग तैयार ही नहीं है। दूसरी बात ये हम मान ले और ये जान ले कि इज़राइल के अस्तित्व को ही ये सारे जो मुस्लिम राष्ट्र है और प्राइमरली जो फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स है, इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स है, वो इज़राइल के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। वे इज़राइल को वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं और जूस को पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं या वहाँ से भगाना चाहते हैं। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जो इस्लामिक हदीस है उनमें से एक हदीस में ये कहा गया है कि क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने जीसस को मारा है और जीसस जो पुनर्जन्म लेंगे वो इस्लामिक प्रोफेट या इस्लामिक व्यक्ति बनकर के पुनर्जन्म लेंगे और उसमें जो है इस्लामिक विश्व में सारी जगह पर इस्लाम फैलेगा और इस्लाम को मानने वाले लोग पूरे जूस का खात्मा करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए अगर जूस कहीं भी भागे, अगर वे पेड़ के पीछे भी अगर छिपे, तो पेड़ कहेगा कि देखो यह जो काफिर है मेरे पीछे छुपा है उसको ख़त्म करो। या पत्थर के पीछे भी अगर छुपेंगे तो पत्थर में जान आएगी और पत्थर कहेगा कि देखो ये जो काफिर है, ये जू है मेरे पीछे छुपा हुआ, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, उसको ख़त्म करो। इस प्रकार से ये जो हदीस में कहा है और बहुत सारे जो इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं ये मानते हैं। इससे यह हमको स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि इज़राइल के अस्तित्व को ही ये जो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस जो अरेबिक फोर्सेस है या आसपास की परिस्थिति या वैश्विक स्तर पे भी अगर हम माने तो पूरी तरह से इस्लाम के अस्तित्व को ही ये लोग नहीं मानते हैं। जो लोगों के जीवित रहने को या फिर उनके अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि पैलेस्टीनियन राष्ट्र बनने के बावजूद क्या इज़राइल अलग राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र और शांति से उसको रहने देंगे? मेरा यह मानना है कि ना ही ये रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस शांत रहेंगे, ना ही वो इज़राइल को शांत रहने देंगे, उसके अस्तित्व को ही नहीं मानेंगे। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये अल अहली हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ उससे जो विमर्श है वो ये रेडिकल इस्लामिक हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पक्ष में जा रहा है। और इसके लिए कारण क्या बताया जा रहा है कि वहाँ के सामान्य लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रहे हैं या बुजुर्ग मर रहे हैं और उनका इससे कोई संदर्भ नहीं है। मान लेते हैं कि ये, और वो मानवीयता के तौर पर हम सब ज़रूर मानेंगे कि वहाँ के जो सामान्य नागरिक हैं वो मरेंगे, लेकिन जो हमास है, ये इस्लामिक पैलेस्टीनियन जिहाद जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वे बिल्कुल ये जो सामान्य लोग हैं वहाँ का उनका वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये नॉर्थ में जो नॉर्थ गाज़ा स्ट्रिप में ये जो अटैक हो रहे हैं, उन अटैक के होते हुए इज़राइल ने ये लोगों को आगाह किया कि यहाँ से हम हमास के टेररिस्टों को मारना चाहते हैं, इसलिए आप साउथ की दिशा में चले जाए। लेकिन हमास वहाँ के लोगों को कह रहा है कि लोग अपने घर नहीं छोड़ेंगे, वो नॉर्थ में ही रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हमास के टेररिस्ट कर रहे हैं कि ये जो सामान्य लोग हैं अगर नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो ये पकड़े जाएंगे, हमास के टेररिस्ट पकड़े जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाने के बाद ये नॉर्थ का जितना भी टेरिटोरी है गाज़ा स्ट्रिप में उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जहाँ जहाँ टेररिस्ट हमास के टेररिस्ट छुपे हैं उनके सारे अड्डों को ख़त्म कर दिया जाएगा और जितने भी टेररिस्ट होंगे उनको सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर बाद में साउथ से नॉर्थ में लोगों को, सामान्य लोगों को भेजा जाएगा और साउथ में भी सैनिटाइज किया जाएगा। साउथ में जितने भी जो हमास के टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। तो
हमास के टेररिस्ट जो है ये नहीं चाहते हैं। अगर वे लोग इधर से उधर माइग्रेट करना शुरू करें, नॉर्थ से साउथ माइग्रेट करना शुरू करें, फिर बाद में साउथ से नॉर्थ में माइग्रेट करना शुरू करें, तो हमास के टेररिस्ट पकड़े जाएंगे। उनके छुपने की जो भी बंकर्स है या फिर जो भी उन्होंने अंदर से जो गलियां बनाई हुई या छोटे छोटे उनकी छिपने की जगह बनाई हुई है, उनको नष्ट किया जाएगा, हमास के टेररिस्टों को मार दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो सामान्य लोगों को अपना एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे, इस बात को बिल्कुल हम नकार नहीं सकते हैं। इसलिए यह मेरा मानना है कि अल अहाली हॉस्पिटल पे जो मिसाइल गिरा है वो हमास या फिर इस्लामिक पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके द्वारा ही जानबूझकर मेरा ये मानना है कि ये किया हुआ मिसाइल अटैक है हॉस्पिटल पे, ताकि वहाँ के सामान्य लोग मरे। जो वैश्विक स्तर पे है, इज़राइल के ख़िलाफ़ एक माहौल बने और इज़राइल को लोग दोषी मानना शुरू करें और इज़राइल को सैंक्शंस लगाना शुरू करें, या अगर सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इज़राइल पे सैंक्शन जनरली नहीं लगेंगे, लेकिन सैंक्शंस अगर नहीं लग सकते हैं तो ये इस युद्ध को समाप्त करने के लिए इज़राइल पर एक प्रेशर लाया जाए वैश्विक समुदाय के द्वारा। इस प्रकार की भी एक योजना मुझे लगती है ये रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की गई और अल अहाली हॉस्पिटल पर यह मिसाइल अटैक किया गया जानबूझकर। उसके मैंने कारण भी दिए हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि अब अब्राहम अकॉर्ड, सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में जो डील होने जा रहा था, ये डील अगर होता तो इज़राइल के अस्तित्व को, ये जो मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया का जो रीजन हम कहते हैं, उसमें इज़राइल को खतरे जो है वो कम होते। बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक मिशंस जो है इज़राइल की, वो ये सारे जो देश है, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया तो नहीं, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, कतार, इन सब देशों में इज़राइल के डिप्लोमेटिक मिशंस चलते और एक प्रकार के शांतिपूर्ण वातावरण निर्माण होता। लेकिन पैलेस्टीनियन इशू जो है, ये जो अरब और ये इस्लामिक देश है, उनके नीतिगत तत्वों से वो हट जाता या उनकी प्राथमिकता नहीं रहती। यह एक मुद्दा था। दूसरा, ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर भी फोकस होता, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में वैसे भी कोई मित्रता नहीं है, इनफैक्ट उनमें एक प्रकार का संघर्ष ही है। तो सऊदी अरब भी एक प्रकार से मदद ही करता है इज़राइल को, और ये जो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रोग्राम है उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। जैसे इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1981 में, 7 जून 1981 में इराक के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में 17 किलोमीटर के अंतर पर जब सद्दाम हुसैन वहाँ के राष्ट्र प्रमुख थे इराक के, वे वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रोग्राम वे चला रहे थे। बिल्कुल सरप्राइज़ अटैक करके इज़राइल के एयरफोर्स ने उसको ख़त्म कर दिया था। वैसी ही योजना इज़राइल की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर थी। तो इसलिए ईरान ने ये हमास के जो टेररिस्ट है उनको सही दिशा से ट्रेनिंग दी, एक सरप्राइज़ अटैक करवाया ऑन 7 अक्टूबर, और वहाँ पर एक आतंक और बर्बरता का माहौल वहाँ पर बनाया, ताकि इज़राइल और वैश्विक जो समुदाय है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना चाहता है, उसका ध्यान इज़राइल और हमास के बीच में चलने वाला यह जो युद्ध है उस पर वो केंद्रित रहे और वह ईरान अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहे। ये कुछ इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह जो सारा अटैक, 7 अक्टूबर का अटैक, अल अहाली का अटैक और ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब ये जो परिस्थिति है, ऐसा क्या हुआ, इस इज़राइल की जिसके मोसाद, उनकी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इतने सारे चर्चे हैं, उसकी जो शौर्य की, उनके पराक्रम की, और वे जो भी ऑपरेशंस चलाते हैं, और ये कहा जाता था कि इज़राइल का जो भी दुश्मन है वो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा रहे, वो बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं। ये उनकी ख्याति जो थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, और आईडीएफ जिसको इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों को, और उनकी जो टेक्नोलॉजी टेक्नो सेविनेस है, इनविंसिबिलिटी जिनको हराया नहीं जा सकता, ये जो प्रतिमा वैश्विक स्तर पे थी, उस प्रतिमा को ध्वस्त जो किया गया ऐसे हुआ, और वह होने के लिए इज़राइल ज़िम्मेदार है। क्योंकि 7 अक्टूबर को जब ये अटैक हुआ, यौम किपुर के एक दिन बाद, और हमने देखा है कि वो जो म्यूज़िक फेस्टिवल था गाज़ा स्ट्रिप के आसपास, वहाँ पे जो लोग डांस कर रहे थे और सब युवा लोग एक प्रकार से सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उनका जिस प्रकार से कत्ले आम हुआ,
ये हम कह सकते हैं कि इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस जो है, इज़राइल का मोसाद है, वो बेसावध असतर्क ढंग से पकड़ा गया। और वहाँ पे जो भी टेररिस्ट टीम्स बनाकर अंदर घुसे हुए थे, वो ज़मीन से, हवा से और समुद्री दिशा से भी वे जो अंदर घुसे थे, इनको रोकने में वो नाकामयाब ही नहीं रहे। वे जो अंदर घुसे हुए टेररिस्ट हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बाकी के जो आर्मी जो आई, सिक्योरिटी के लोग आए, पुलिस के लोग आए, उसको करीबन 10-12 घंटों का समय लगा। इससे ये जो इज़राइल की जो प्रतिमा वैश्विक स्तर पर है, वह ध्वस्त हो एक प्रकार से हुई, ऐसा आज के समय में हम कह सकते हैं। इसके लिए कारण मैं जो मानता हूँ वह है वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता। पिछले 4-5 सालों से अगर हमने देखा होगा तो कई प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जो अभी इज़राइल डिफेंस फोर्सेस में लड़ने के लिए या फिर वॉर फ्रंट पे वो जो चले गए, और बेंजामिन नेतन्याहू को हटाया गया, अनेक सारे लोग आते गए, अनेक सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस बनते हुए, गठबंधन बनते हुए वहाँ पर सरकारें बन रही है। ये जो अस्थिरता का जो माहौल है, मुझे लगता है कि यह उसका कारण है। बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना भी है कि जो यह हुआ, यह इसलिए हुआ कि वहाँ पे जो मोसाद का जो सारा जो ध्यान था, वह वहाँ पे जो हो रही जो घटनाएं हैं, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता जो है, उस अस्थिरता पर केंद्रित थी। इसलिए ये जो इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। और इसलिए इस प्रकार से उनकी जो वैश्विक स्तर पे वहाँ के लोगों के आतंक तो फैला हुआ है, उनकी प्रतिमा ध्वस्त हुई और उस प्रतिमा को रीएस्टैब्लिश करने में एक अच्छा खासा समय लगने वाला है। ये बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ ही में अगर हम देखें तो हम भारतीय लोग इससे क्या सीख सकते हैं। हमने भी देखा है कि जब भी हमारे यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, हमने कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का जो इतने बड़े पैमाने पे पलायन हुआ, वह तो हम लोगों को बताया तक नहीं गया था। ये कश्मीरी फाइल्स मूवी आने के बाद हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। हमारे जो युवा पीढ़ी तक वो बातें फैल रही है, जा रही है, हमने विचार करना शुरू कर दिया है। तो 1988-79 में वहाँ पे जिस प्रकार के जो इस्लामिक जिहादी जो पनप रहे थे, वहाँ से अफ़गानिस्तान से घुस कर आए थे, पाकिस्तान ने इस प्रकार जो वहाँ के टेररिस्टों को ट्रेन करते हुए उसने कश्मीर में घुसाया था पाकिस्तान ने, और वहाँ के कश्मीरी पंडितों पर भी इस प्रकार का अत्यंत बर्बरता से उनकी कत्लेआम किया गया, उनको घरों से भगाया गया, उनका पलायन हुआ। साथ ही में जो IC-814 जो है, ये जो जहाज़ का 1999 में जो अब्डक्शन हुआ था, क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ पर अनेक सारे गठबंधनों की सरकार थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। जब हमारे जो नीति निर्धारक, हम लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं ना, लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारे कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव वो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने वाले, राष्ट्र की सुरक्षिता करने वाले, ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में या अपनी राजनीतिक अस्थिरता को ख़त्म करते हुए पॉलिटिकली कैसे हम रेलेवेंट बने रहे, पावर में बने रहे, इस दिशा में जब उनकी कोशिशें होती रहती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति, ये सारी चीज़ें जो है वो खतरे में आ जाते हैं। 1989 में हमने देखा है, 1989 में, और उसके बाद में जो भी एक पॉलिटिकल अस्थिरता का माहौल रहा, वहाँ पर कश्मीर में जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण हुआ, हमें लगा कि कश्मीर अभी भारत से टूटने वाला है। उन टेररिस्टों को हमने देखा कि वो वहाँ के लोगों को मारने वाले, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने वाले, वहाँ पे डिप्लॉयड जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारी थे, एयरफोर्स के अधिकारी को मारने वाले, यासिन मलिक जैसे, बिट्टा कराटे जैसे लोगों को एक इम्यूनिटी मिल गई थी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे प्रधानमंत्रियों के घर में जाकर के चाय नाश्ता कर रहे थे, क्यों कि उनको अगर खुश रखेंगे और तो कश्मीर में जो है एक सकारात्मक माहौल बना रहेगा। ये परिस्थिति थी। 2014 के बाद अगर हमने देखा तो राजनीतिक स्थिरता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी किंतु परंतु में नहीं है। हमने देखा कि उरी स्ट्राइक और पुलवामा अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, एयर स्ट्राइक्स किए। यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है
एयर स्ट्राइक किए तो कितने लोगों को मारा, उसके प्रमाण मांग रहे थे। अब इनकी सोच की दिवालियापन देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो इंडिया अलायंस है, I.N.D.I.A, ये जो इंडिया, जो अपने आप को इंडिया अलायंस जो कहने वाले लोग हैं, ये क्यों साथ में आ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हराना है। यही एक उनका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, मध्यवर्ती उद्देश्य है। राष्ट्र को लेकर क्या नीति है, राष्ट्र के प्रगति को लेकर क्या नीति है। राहुल गांधी जिस प्रकार के जो भी घोषणाएं करते हैं, जिस प्रकार के भाषण करते हैं, उनको खुद ही को पता नहीं कि क्या चल रहा है, वे एग्जैक्टली क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये इस प्रकार की जो, अगर इंडिया अलायंस वास्तव में इंडिया अलायंस की कोई सरकार तो 2024 में बनने नहीं जा रही है, लेकिन अगर समझो कि इस प्रकार के लोगों की सरकार अगर बनती है तो वे तो सतत राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहेगा। और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जब बनेगा तो प्रत्येक पार्टी, मुझे ये कैबिनेट का बर्थ चाहिए, वो कैबिनेट का बर्थ चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, और करप्शन होता रहेगा। हमने देखा कि 2009 और 2014 के बीच में आए दिन एक करप्शन की घटनाएं हमारे सामने आ रही थी, और जो करप्ट राजनीतिक नेता थे या मिनिस्टर्स थे, उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर या फिर कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी भी, अगर वे चाहे भी तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो जो सपोर्टिंग पॉलिटिकल अलायंस वाली जो पार्टी है वो अपना सपोर्ट खींच लेगी, सरकार करी जाएगी। ये राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल और डिसीजन को लेकर के एक पैरालिसिस का माहौल बनाती है। निर्णय नहीं लिए जाते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता, लोगों की सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति, सारी की सारी चीज़ें धरे की धरे रह जाती है, ख़त्म हो जाती है। 1979 में हमने कश्मीर में देखा, उसके बाद में भी राजनीतिक अस्थिरता के माहौल के संदर्भ में हमने देखा है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पैरालिसिस, डिसीजन को लेकर के पैरालिसिस, पॉलिसी को लेकर के पैरालिसिस जो है उसका वातावरण सतत बना रहा था इस देश में। हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हम 2024 की जब इलेक्शन को सामने जा रहे हैं, हम ये कोशिश करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए, और 2014 के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। हमने देखा कि किस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट है। देश के शत्रुओं को अभी आपने देखा होगा कि भारत के खिलाफ जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खालिस्तानी और बाकी जैश ए मोहम्मद, और ये पाकिस्तान में जितने भी है, हाल ही में वो जो शहीद लतीफ़ नाम का जो व्यक्ति था, 17 साल यहाँ पर जेल में रखा। कांग्रेस की सरकार ने गुडविल जेस्चर के तहत उसको छोड़ दिया, और वही व्यक्ति जो है पठानकोट में जो एयरफोर्स का बड़ा स्टेशन है उस पर उसने अटैक किया, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को जान गंवानी पड़ी। अभी हाल ही के दिनों में कोकरनाग में जो आर्मी के कर्नल है, मेजर है, और वहाँ के जो DYSP है, उनकी मृत्यु हुई। ये सारे अटैक प्लान करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये शाहिद लतीफ़ की थी। उसको छोड़ दिया गया था कांग्रेस के सरकार में, और उसने ये सारे अटैक भारत पर प्लान किए। अब सियालकोट में किसी भारत के मित्र ने उसका खात्मा कर दिया। तो इसी प्रकार से जो निज्जर था, कोई सुखदुल सिंह और इस प्रकार के जो भी, और वो अमृतपाल वगैरह, उसकी जो भी घटनाएं यहाँ पर हो रही थी, इन सब का सही समय पे और सही प्रकार से इलाज किया गया। ये जो अंदर में जो भी बाहुबली थे या जो लोगों को डरा धमका कर उगाई करने वाले लोग थे, 500 रुपया कमाने वाले का बेटा जो है 11,000 करोड़ की संपत्ति का जो मालिक बन रहा था और आतंक का माहौल बना रहा था, इन सब लोगों का उत्तर प्रदेश में भी सही ढंग से इलाज किया गया। और ये मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि एक ही विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, नहीं। वहाँ पर विकास दुबे को भी मारा गया था, उनकी भी गाड़ी पलटी गई थी। जो भी समाज के विघातक तत्व है, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के खतरा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, उनका इलाज हो रहा है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत में
आज की परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी है और जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनमें निर्णय लेने की पूर्णतः तैयारी है, वो प्रोएक्टिव है और सही समय पे जो निर्णय लेने चाहिए उनको कभी भी टाले नहीं जाते, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमास के इमीडिएट अटैक के बाद कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी ने अपना रेजोल्यूशन पास करवाया और उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट देते हुए हमास का भी एक प्रकार से सपोर्ट किया, जिसको लेकर राजदीप सरदेसाई जी ने एक वीडियो जारी किया और उसकी उन्होंने भर्त्सना की, कंडेम किया उसको। मतलब क्या चाहते क्या हो? एक समाज के वोट्स को लेकर के आप अमानवीय बनना चाहते हो और उस दिन आप लोग रेजोल्यूशन पास कर रहे थे जब ये हमास के टेररिस्ट इजराइल में घुसे थे, वहाँ के सामान्य लोगों को मार रहे थे, वहाँ के बच्चों के गले रेत रहे थे, उसके वीडियो उसका शूटिंग कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे, नारे लगा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, लोगों को बंधक बना करके इजराइल में ले जा रहे थे। वो सारा जो विभत्स वीडियोस हम जब देख रहे थे, इन परिस्थितियों में कांग्रेस जो है हमास के पक्ष में रेजोल्यूशन पास कर रही थी। शायद हाल ही के दिनों में उनकी जो स्टांस है, उनकी जो पोजीशन है, उसको लेकर के थोड़ा सा वो नरम होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप कितने निम्न स्तर पर जाओगे, कितने अमानवीय बनोगे। इसलिए मुझे ये अनेक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी सरकारें बनती है, अपने सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए वे जब सरकार बनाना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहती है, हासिल करना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो करना ही पड़ता है, उसको लेकर के कोई विवाद नहीं है। पर बात यह है कि राष्ट्र और समाज के कुछ तो, और मानव जो बृहत मानव समाज जो होता है उसको लेकर के कुछ तो भावनाएं होती है, उसका भी तो कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस ये जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हमास के अटैक के बाद, ये जो रेजोल्यूशन था वो बिल्कुल अमानवीय था। इसीलिए यह एक बात जो है हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये मैं जो कह रहा था कि ये सिविल और मिलिट्री के बीच में जो फ्यूजन होना चाहिए, ये जॉइंट कोलैबोरेशन होना चाहिए। देश का प्रोटेक्शन करने का दायित्व सिर्फ मिलिट्री के लोगों का नहीं है, सिर्फ मिलिट्री के लोगों का नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने वाले लोगों का नहीं है, वो हर किसी का है। क्योंकि अटैक होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ज़रूर मारे जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वे इस प्रकार से अगर बेसावध असतर्क हम जब रहेंगे और इस प्रकार के अटैक होंगे हम पर, इस प्रकार के आक्रमण होंगे, तो ज़रूर सिक्योरिटी के लोग तो मारे जाएंगे ही। लेकिन सामान्य लोग जिस प्रकार से इजराइल में मारे गए, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उन पर भी इस प्रकार के विभत्स प्रकार होने की पूर्ण संभावना है। भारत में हम जो कहते हैं कि युद्ध का विश्लेषक जो है, नेशनल सिक्योरिटी के विश्लेषक है, कमेंटेटर्स है, उनका यह मानना है कि एक साइड में पाकिस्तान हम पर अटैक कर सकता है, चाइना का अटैक है, इसको 2 फ्रंट वॉर कहते हैं। और जो तीसरा जो फ्रंट है वो हमारे देश के अंदर ही, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो समर्थक स्लीपर सेल्स के तौर पर भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी घुसे हुए हैं। राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनके हाथों में जो कुछ दस्तावेज मिले हैं, उससे जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमी का पार्ट है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नाम का जो एक सिमी नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, उसको बैन किया सरकार ने। उससे जुड़ा हुआ ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो दस्तावेज है, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए उनकी कोशिशें है। उसने वो जनजातीय इलाकों में जो शेड्यूल कास्ट के हमारे जो सेक्शंस है और अन्य भी जो पिछड़े सेक्शंस है, इनमें एक असंतोष का माहौल, हिंदुत्व के फोर्सेस के खिलाफ का माहौल बनाते हुए, हिंदुत्व के फोर्सेस मतलब हिंदुत्व को मानने वाले लोगों के खिलाफ माहौल बना करके, उनमें एक असंतोष का माहौल बना करके यहाँ पर एक अराजकता की परिस्थिति, सिविल वॉर की परिस्थिति क्रिएट करना चाहते हैं। और वो इस्लामिक राष्ट्र के
रूप में भारत का परिवर्तन करने के उनकी इरादे है। ये दस्तावेज प्राप्त है, उसके प्रमाण हमारे पास प्राप्त है। ये जो थर्ड फ्रंट जो है वॉर का हमारा, एक साइड में पाकिस्तान अगर हम पर युद्ध करता है, दूसरी साइड में अगर चाइना हमसे युद्ध करता है या हम पर अटैक करता है, हमारे देश में भी एक ऐसा तबका है जो अंदर से ही हमारे खिलाफ युद्ध करेगा। ये जो थर्ड फ्रंट वॉर है, इसलिए ये तो थर्ड फ्रंट वॉर जो दो फ्रंट्स है, पाकिस्तान वाला फ्रंट और चाइना वाला फ्रंट, उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस निपट लेंगी। जो थर्ड फ्रंट है उसके संदर्भ में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी घटना हमें अगर नज़र आती है, जहाँ संभव हो, जैसे भी संभव हो, हमारे जो भी कैपेसिटी हो, उस कैपेसिटी के तहत हमको हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जो सिक्योरिटी से संदर्भित अगर हम कोई लोग हम जानते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ में काम करने वाले, उनको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है। और इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता है। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने उसका प्रत्युत्तर देना जब शुरू किया, हमारे देश के अनेक हिस्सों में आंदोलन हुए, इजराइल के फ्लैग्स जलाने लगे। आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगाए जा रहे थे? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह। अरे भाई, तुम्हारा रिश्ता इस देश से है, तुम्हारा रिश्ता पैलेस्टाइन और बाकी ला इल्ला इल्लल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? कल जाकर के पाकिस्तान हम पर अटैक करेगा और उसका प्रत्युत्तर जब हम देने लगेंगे, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, इस प्रकार की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट हैं, उनको जब ख़त्म करना शुरू कर देंगे, तब भी आप बोलोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमारे जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन पर कितना सारा खर्चा जो है, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की है, मैंने देखा है वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। और इस प्रकार के अनेक सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्ट सपोर्टर्स है, और वामपंथी नाम पर या फिर सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ जो मूर्ख है, वो इनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपने आंखें मूंद ली है, जो इस प्रकार के जो रैडिकल इस्लामिक फोर्सेस है उन्होंने नहीं। आप असतर्क हो जाएंगे तो आपका खात्मा करने के लिए वो तैयार बैठा है। जैसे इजराइल में हुआ, वह हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए पहली बात तो हमें राजनीतिक अस्थिरता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको स्पष्ट बहुमत हो। मैं ये नहीं कहता हूँ या कह सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं नहीं हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एंटी नेशनल निर्णय लेगी, ऐसा नहीं करेगी। वे नेशनल ही, देश के पक्ष में ही निर्णय लेंगे। पर वो अगर इस प्रकार से अनेक सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की गठबंधन बनकर के अगर सरकारें बनती है, तो पावर में बने रहना और अपनी जेबें भरना वह मुख्य उद्देश्य बन जाता है। राष्ट्र की संप्रभुता, लोगों की सुरक्षितता, राष्ट्र की प्रगति, ये सारे मुद्दे जो है गौण बन जाते हैं। इसलिए पहली बात तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के संदर्भ में सोचना चाहिए, और वही हमारा वोटिंग पैटर्न होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो नागरिक दायित्व है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, इससे सिर्फ सिविल मिलिट्री फ्यूजन होना चाहिए हमारी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को लेकर के। और मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार से जो हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने वाली जो भी फोर्सेस हमारे देश में हैं, वे केवल हमारे देश में ही नहीं, वो सारे जगह, इंग्लैंड में हमने देखा, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, वे वहाँ पर जाकर के इज़राइल के फ्लैग्स को जला रहे हैं और जूस के ख़िलाफ़ एक प्रकार का माहौल बना रहे हैं। मैं कल ही डगलस मोरे को सुन रहा था और वे बिल्कुल अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इस देश से निकाल देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी संवेदनाएं किसी अन्य लोगों के साथ जुड़ी है, आपका इस देश में रहते हुए समान शत्रु और समान मित्रता का भाव अगर नहीं है, आपके मित्र कहीं और है, इस देश के मित्र आपके मित्र नहीं हो सकते, इस देश के शत्रु अगर आपके शत्रु नहीं हो सकते हैं, तो जहां आपके मित्र है वहां पर आपको जाना चाहिए। इस पर बिल्कुल निसंदिग्धता हमारे मन में होनी चाहिए। ये कहते हुए मैंने ज़रा ज़्यादा ही समय ले लिया है, मैं यहाँ पर मेरे इस कार्यक्रम को समाप्त कर देता हूँ। इस पर आप विचार करते रहे, और एक बार मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम मैं नियमितता से बनूँगा। इसका मैंने नाम भी सोचा है कि
नॉट बीइंग द स्पेक्टेटर, मैं केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। इसका मतलब कि मेरा भी इस सारे परिप्रेक्ष्य में कुछ योगदान है, वो मुझे देना चाहिए।